नमस्कार नमस्कार नमस्कार। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मित्रों, अवाम की आवाज में आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद बहुत कम उम्र में शिक्षा की क्षेत्र में पदार्पण करने के बाद अनवरत लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप लेते हुए केवल 44 वर्ष की अवस्था में अल्प आयु में किसी विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित करने वाले प्रोफेसर आलोक कुमार राय हमारे आज के मेहमान हैं। स्वागत है प्रोफेसर आलोक कुमार राय का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। अवाम की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। खैर मकदम। प्रोफेसर आलोक कुमार राय लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, दूसरा टर्म अपना इस समय सर्व कर रहे हैं। 44 वर्ष की उम्र में आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बने। तो जब आप कुलपति बने होंगे तो आपसे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर वहां पर सर्व कर रहे होंगे, तो कोई चुनौती उस वक्त? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। हम तो जैसे ही आए थे वी डायरेक्टली केम आउट बी जॉब। तो जैसे ही काम शुरू कर दिया फिर सब लोग काम में लग गए। मैं अपना काम करने लगा, वो अपना काम कर रहे थे, तो ऐसा कोई चुनौती नहीं। तो हमारे अवाम की आवाज में ये दस्तूर है कि हम अपने मेहमान से 2 सेशंस में बात करते हैं। पहले सेशन में हम उनसे उनके बचपन के बारे में बात करते हैं और किस तरह से उनका बचपन गुजरा, कैसे उनका करियर शेप हुआ, और सेकंड सेशन में हम उनसे उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बचपन आपका वाराणसी में गुजरा है, महादेव की नगरी में। क्या यादें हैं बचपन की? देखिए, गाजीपुर मेरा मूल निवास है, लेकिन मैं शुद्ध रूप से बनारसी हूँ। मैं बनारस में लक्सा के अपने उसी घर में मेरी पैदाइश है। अच्छा जी। और यहाँ आने के पहले तक मैं बनारस में ही रहा हूँ। मैं कई बार जब बहुत क्रिटिकल होते हैं हम लोग शहर की सिविक एमिनिटीज को लेके कि साहब हमारे यहाँ बिजली, अभी कुछ साल पहले तक ये स्थिति थी कि बिजली नहीं आती, सड़कों की स्थिति खराब थी। तो एक बार मैं कालीकट में एक यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट में हम गए थे, और जिसमें देश के कुछ 7-8 बड़े विद्वान लोग थे। तो मैसूर यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर थी, देश की बड़ी सोशियोलॉजिस्ट थी, उनसे मैंने ये चर्चा की। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब बनारस और कलकत्ता देश में 2 ही ऐसे शहर हैं जिनमें जीवन है, बाकी सब शहर हैं। उसके बाद से मेरे ही शहर को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। तो मैं मूल रूप से बनारसी हूँ, मैं अच्छी बनारसी बोल सकता हूँ, मैं भोजपुरी भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छी बनारसी बोल सकता हूँ। और वहीं पले बढ़े, पूरा संस्कार। और बनारस एक्चुअली एक जीवन पद्धति है जी। मतलब वो एक अलग दुनिया है। तो हम लोग उसको पूरा, उसका रस, उस बने हुए पूरे रस में भीगे हुए लोग। काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ को धाम, मरे तो गंगा जल मिले, जिएते लंगड़ा आम। नजीर बनारसी ने क्या खूब कहा है। तो आपकी जो यादें हैं वहाँ के लक्सा के घर की, वहाँ के विद्यालय की, वहाँ के शिक्षकों की, और वो पप्पू की अड़ी, बहुत सी जगह है वहाँ पर। पप्पू की अड़ी तो अभी हाल में ज्यादा फेमस हो गई। बनारस, पुराने बनारस में मेरा घर रहा है। एक अब बताएं तो करीब 750 स्क्वायर फीट में हमारे लगभग 4 परिवार हम लोग रहते थे। पिताजी और हम सब, हमारे ताऊ जी के 2 बेटे थे, उनकी फैमिली थी, एक ताऊ जी और थे, उनकी फैमिली थी। उसी में छोटे छोटे कमरे हुआ करते जैसे ट्रेडिशनल बनारस में है। और मुझे याद है कि क्राउडेड इतना होता था, हम लोग करीब 27 लोग रहते थे उस एक घर में। और हाई स्कूल की परीक्षा का मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा नेक्स्ट डे मैथमेटिक्स का पेपर था, और हमने हमारे ताऊ जी के घर, मतलब भाई लोग थे, बात कर रहे थे। तो मैं कहा, अच्छा आप आधा घंटा चुप हो जाते तो मैं पढ़ लेता। और मेरी यूपी बोर्ड में पोजीशन थी। अच्छा, प्रदेश में? क्या? जी। और फिर इसी तरह से इंटरमीडिएट का मैं बताऊं कि गांव से हमारी एक भाभी आई थी, उनकी डिलीवरी हुई। तो माता जी ने बच्चे की छठी का कार्यक्रम रखा, और अगले दिन मेरा फिजिक्स का पेपर था। और मुझे लगता मैं शायद मतलब 95+ ही मार्क्स थे मेरे। तो उस माहौल में वो एक अलग, हमने कहा एक तो बनारस की हवा में ही कुछ है, बात अलग, वो भगवान की कृपा है वहाँ पे। अच्छा दर्शकों, देखिए क्या दिलचस्प बात डॉक्टर प्रोफेसर आलोक कुमार राय कह रहे हैं
कि छठी का कार्यक्रम, अगले दिन फिजिक्स का पेपर और 95% नंबर। तो अगर छठी नहीं हुई होती तो हमें लगता है 195% आए होते। नहीं, तो आप बचपन से मेधावी थे या शरारती भी थे? नहीं, मैं मैं बार बार कहता हूँ, हमारी 6 सगी बहनें हैं, तो परिवार में लड़की का होना इसलिए मेरा मानना है बहुत ज़रूरी होता है। वो कल्चरल अपब्रिंगिंग आपको देता है और एक बचपन से ही जिम्मेदारी का भाव हो जाता है कि आपकी बहन है तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको अपने कंडक्ट को बड़ा कंट्रोल और कंटेन्ड रखना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं, मैं कोई शरारती वगैरह तो नहीं था और ऐसा बहुत स्टूडियस भी नहीं था। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बनारस जिन धार्मिक कारणों से जाना जाता है, इसके इतर बनारस में एक बहुत अलग ही शैक्षिक माहौल है। और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए होंगे कभी, तो आप जैसे ही कैंपस के अंदर घुसेंगे आपको कोई वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी बिल्कुल। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और एक बहुत ही पवित्र सोल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रचना की, का निर्माण किया। तो उस तरह की बहुत सारी हम लोग बहुत मानते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के तमाम धार्मिक कृत्यों का हमारे संस्कारों पर प्रत्यक्ष ही नहीं परोक्ष भी असर पड़ता है। और बीएचयू में तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है और अब लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं बच्चों के, आईएएस, अभी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का ऑल इंडिया टॉपर हमारा स्टूडेंट था। तो इस तरह के बहुत सारे आपको उन चीज़ों का परिवर्तन आपको दिख भी रहा होगा और आगे और ज़्यादा दिखेगा, जो कल्चरल चेंजेस इन दी बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम आएगा। तो हम तो उसी मोहल्ले में रहते थे, सब एक घर जैसा ही था, पूरा मोहल्ला ही जैसे गांव में होता है उसी तरह से वो पुराने बनारस के मोहल्ले में हम सब रहते थे। वहीं क्वींस कॉलेज में हमारी पढ़ाई हुई थी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट। अच्छा रहा, एक घर जैसा। उसमें अलग अलग शहरों के शिक्षा की अलग अलग संस्कृति है। तो वो ज़माना भी था जब पढ़ाई का इस कदर धुन था कि हवाई चप्पल पहन के जाते थे स्कूल में, क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म में ब्लू कलर की पैंट, वाइट कलर की शर्ट होती थी, अपनी साइकिल थी और लेके चले गए। और बस एक ही धुन थी कि कितना पढ़ लें, कितना सीख लें। लेकिन असल चेंज आया जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए गया, क्योंकि उसके पहले तक लाइफ में सिर्फ एजुकेशन ही जान रहे थे और कुछ नहीं जान रहे थे। मैं बड़ा ब्लेस्ड इसमें मैं मानता हूँ कि मेरी जनरेशन वो जनरेशन है जो हम लोग बीच में डिबरी, अगर आप जानते हो, एक शीशे में मिट्टी के तेल से धुआं काला, हाँ बिल्कुल, तो उसके इर्द गिर्द सारे भाई बहन बैठ जाते थे और उसी की रोशनी में भी पढ़ते थे। ये भी याद है कि छत पे गर्मियों में सोते थे और सोने के पहले पानी तो थोड़ा ठंडा हो जाता था, तो वो हम लोग कोशिश करते कि पिताजी जब ऑफिस से आए तो वो जहाँ रहेंगे, क्योंकि कितना पानी आप नीचे से, हमने कहा वो 700 स्क्वायर फीट का घर, तीसरे तल्ले पे छत पे लगाना है, सीढ़ियां चढ़ के, तो ऊपर कितना पानी ले जाएंगे। तो पिताजी जितनी जगह पे सोना होता था तो उतनी जगह पे पानी पहले डाल दिया करते थे, तो हम लोग तो ऐसे ही सो जाते थे। ये है कि उसमें फिर मदर, और अभी तो बहुत इसकी ज़रूरत भी महसूस होती है कि मदर जैसे काम करती तो साड़ी थोड़ी गीली जैसी हो जाती थी, और उस गर्मी में जब सोते थे वो चिपक के, तो और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 साल 5 साल का, मतलब एक अच्छी अवस्था तक, तो ठंडक का एहसास भी होता था, वो आत्मिक ठंड भी थी और शारीरिक ठंड भी थी, तो वो तो सब अच्छी तरह। एग्जैक्टली। फिर इलाहाबाद में आए तब लगा कि ये दुनिया वो नहीं थी जहाँ हम थे, क्योंकि हमारी बहनें और परिवार और सब कजिन्स थे, तो सब बड़ा प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम में हम लोग रहते थे। बाहर निकले तो समझ में हॉस्टल में रहने लगे, जीएन जहाँ हॉस्टल में रहते थे। देसी घी अलग से ले जाते थे बस में खाने के लिए? हाँ, अचार में, अचार, एग्जैक्टली। तो मुझे याद है कि हम लोग चूंकि सुबह पढ़ने चले जाते और आते थे 4 बजे तक, तो टिफिन मेस से बोलते हुए टिफिन लगा जाता था, तो वहाँ परवल की सब्जी बने कि कटहल की सब्जी बने, टेस्ट एक ही होगा। तो दाल में ढेर सारा घी डाल लीजिए, अचार ले लीजिए और रोटी या चावल। आपने आईएएस बनने के लिए इलाहाबाद में तो बड़ा एन झा, जीएन झा, पीसी बनर्जी, सर सुंदर लाल, एग्जैक्टली, तो सब आईएएस के ख्वाहिशमंद होते थे। मैं ग्रेजुएशन के बाद में चला आया एमबीए करने। मेरी पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि मुझे इमीडिएटली नौकरी की आवश्यकता थी, तो मैं फिर चला आया एमबीए करने। ये उस समय एमबीए, एमसीए, ये सब नया नया कोर्स चलता था और काफ़ी
फैशन में था, इन थिंग था, तो मैं, और वहाँ सेशन लेट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मैं फिर चला आया बनारस, मेरा MBA में एडमिशन हो गया और फिर मैं MBA में एडमिशन लिया और मेरा तुरंत नौकरी लग गई। उसके बाद से अब नौकरी में ही आ गए, 24 साल से फिर शुरू किया था नौकरी। तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो है हाँ, वो मैं नौकरी करते हुए ही किया। अच्छा, PhD क्या विषय? PhD मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मैं काम करता हूँ, तो वो ऑल परवेसिव है, आपके बिजनेस में भी है, मैं जिस एजुकेशन बिजनेस में हूँ वहाँ भी है। तो ये एक नया सब्जेक्ट आ रहा था कि ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, आमतौर पे मार्केटिंग को समझा जाता है कि हमने खरीदा, आपने बेचा, कहानी खत्म। जमाना ये आया कि खरीदने बेचने के बाद स्टैग्नेशन हुआ जब सेल का, तो मार्केटियर, जो मार्केटिंग थिंकर्स थे, उन्होंने कहा ऐसा क्या किया जाए कि ये सस्टेन करे। तो ये वो बिजनेस को शुरू ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग के बाद से होना है। जब ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद जो एज ले लेगा वो सस्टेन करेगा। तो फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया और मेरा उसमें हमने बहुत सारी रिसर्चेस की। अवाम की आवाज में आज हम मुखातिब हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय साहब से। प्रोफेसर आलोक कुमार राय अपना 2nd टर्म सर्व कर रहे हैं और सेशन 1 जो हम इनसे व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत कर रहे थे उसको यहीं हम विराम देते हैं और अब चलते हैं सेशन 2 की ओर। अवाम की आवाज की दर्शकों को एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, DDUP के कार्यक्रम में, जो आप बहुत चाव से देखते हैं। आज के दिन, आज के समय हमारे आज के मेहमान खुसूसी यानी हमारे आज के खास मेहमान, विशिष्ट अतिथि हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय। राय साहब, आपकी रिजीम में लखनऊ विश्वविद्यालय को जो कभी नहीं मिला वो मिला A++। तो अब इसके आगे की क्या योजना है, इसके आगे कहाँ ले जाएंगे? देखिए, NAC A++ का स्टेटस बहुत सारी उपलब्धियों का एक निष्कर्ष है। जैसे बच्चा साल भर पढ़े और उसके बाद एक रिजल्ट आए तो हम कहते हैं फर्स्ट क्लास है, ऑनर्स है, तो ये बहुत सारे किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल था। अब हमारे पास एक बहुत साउंड फाउंडेशन तैयार है विश्वविद्यालय के संदर्भित। हमको इसको और ऊपर ले जाना है। 2 बड़ी चीजें हैं। ए, हमारा इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ाना है हमको। अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हमेशा से एक पहचान रही है और हमने इस रैंकिंग ने, ग्रेडिंग ने हमारी पहचान को बलवती किया जी। अब हमको इसके फुटप्रिंट को इंटरनेशनल ले जाना है थ्रू रैंकिंग, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग हो। लोग पूछें साहब आपकी कौन सी रैंक आई, आपकी यूनिवर्सिटी की कौन सी रैंक है। हम लोग भी बच्चे को, मैं मैनेजमेंट में हूँ तो बहुत बार इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करते हैं बेस्ड ऑन दी रैंकिंग्स। बहुत सारे गार्डियंस ने अप्रोच किया, कहा कि बच्चा कह रहा है कि ये यूनिवर्सिटी का A++ है, हमको यही एडमिशन लेना है। वो रैंकिंग्स, नॉट जस्ट नेशनल बट इंटरनेशनल रैंकिंग, इस पर हम लोग बहुत स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं। और दूसरा, इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में हमारे संसाधन बहुत ही सीमित हैं, फिर भी हम शायद सबसे ज्यादा फॉर्म अट्रैक्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट का। आज से 3-4 वर्ष पूर्व अगर हम 50 फॉर्म आते थे तो इस साल हमारे पास 850 फॉर्म आए थे। हम लोग उसकी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि एकेडमिक्स हमारे संस्था की स्ट्रेंथ है, लिहाजा हम इस एकेडमिक्स को ज्यादा क्लोजर टू दी मासेस ले आ रहे हैं। ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि ये चीज पहुंचे, बिकॉज अगर हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 27% से 50% ले जाना है 35 तक, तो वो जगह जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल के नहीं होगा। एजुकेशन व्यक्ति तक पहुंच जाए तो हम ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन को एक बड़े रूप में लेके आ रहे हैं। और ईश्वर की कृपा रही तो अगले एकेडमिक सेशन तक हमारा वो ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हम बहुत बड़ी रीच करने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग, हमारी इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स बढ़े, इसके लिए जैसे अभी हम लोग इंडियन साइंस कांग्रेस करा रहे हैं। 22 साल बाद उत्तर प्रदेश को ये अवसर मिल रहा है और वो लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला है। तो ये बात हम साझा करें दर्शकों के साथ। दर्शकों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय 22 वर्षों के बाद इंडियन साइंस कांग्रेस का मेजबान बन रहा है।
अगले साल 3 जनवरी से ये साइंस कांग्रेस शुरू होगी। देश भर के, विदेश के वैज्ञानिक यहाँ जुटेंगे, बड़े सेशंस होंगे और विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। उसकी तैयारियां किस स्तर पर? काफी अच्छी। अभी आज भी हमारी बहुत लंबी मैराथन मीटिंग हुई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हम लोगों ने बाहर से बुलाए थे और अब सब तैयारी कई लेवल पे होती है। एक तो बेसिक फाउंडेशनल तैयारी जो हमारे पार्ट पे रिक्वायर्ड है, इसके अलावा अब हम अलग अलग फंडिंग एजेंसीज को भी अप्रोच करेंगे ताकि हमको कुछ संसाधन मिले। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 20 नोबेल लॉरिएट इस एक शहर में एक समय में उपस्थित हों। हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारा इनविटेशन इसमें शरीक होने का दे दिया है ऑलरेडी। फिर हम लोग उसको और कॉन्क्रेटाइज करेंगे। एक नई चीज इस बार हम लोग कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली लखनऊ यूनिवर्सिटी कर रही है कि हम साइंस नॉट जस्ट एज अ डिसिप्लिन बट एज अ प्रैक्टिस को आम जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है, उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज को हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो उनसे, सभी के पास कुछ संबद्ध जिले हैं, उन जिलों में कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में सेट ऑफ एक्टिविटीज साइंस के उस पर कराई जाएगी। जो हमारे टीचर्स हैं उन रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे टीचर्स होंगे जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे, वो अपने इक्विपमेंट लेके उन रूरल कॉलेजेस में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, पार्टिसिपेशन कराएंगे स्टूडेंट का, उनको बड़ी मशीनें दिखाएंगे, उसके एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। इससे विज्ञान को हम उन लोगों तक भी ले जाएंगे, एक्सक्लूसिव विज्ञान को और आधुनिक विज्ञान को उन तक ले जाएंगे। पहले जिले लेवल पे विनर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनका उनकी यूनिवर्सिटी लेवल पे सम्मान करेंगे, फिर स्टेट लेवल पे कंपटीशन करेंगे। और एक अच्छी चीज, अभी 3-4 दिन पहले मैं यूजीसी चेयरमैन से मिला था, मैंने उनसे भी इस तरह का रिक्वेस्ट किया कि आप पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में क्या इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, एंड इट वाज मोर देन वेलकमिंग। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हमको आप दीजिए डिटेल प्रपोजल और मैं कोशिश करूंगा कि ये सभी की सभी यूनिवर्सिटीज पूरे देश की। अभी आप ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे थे, प्रोफेसर आलोक कुमार राय से हम इस समय बात कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति। इस समय चैट जीपीटी का जमाना है, तो इस चैट जीपीटी के जमाने में शिक्षा में भी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना है। कैसे, क्या करेंगे, कैसे कोप अप करेंगे उसके साथ? एग्जैक्टली, यू नो, चैट जीपीटी या इस तरह के बहुत सारे जो नए टूल्स आ रहे हैं, इसको हमको एक संदर्भ में देखना पड़ेगा। मैं उस शिक्षा की भी बात की जब डिबरी के बगल में हम सब अपनी किताब लेके पढ़ा करते थे। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे और मैथ साइंस के स्टूडेंट थे, बहुत सारा करना पड़ता था, तो किलो के भाव से कॉपी खरीद के लाते थे बाजार से और उसमें रफ किया करते थे। मेरे जमाने में वो 6 रुपए किलो और 8 रुपए किलो हम ले आते थे मंडी से। तो आज का बच्चा, हमारा बच्चा, मैं देख रहा हूँ कि लैपटॉप में बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है और मुझे बहुत बार लगता है कि ये कर क्या रहा है। तो लेकिन इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी बच्चे का मेरे हाई स्कूल का एग्जाम था और मैंने उसके बाद उसको 2-3 किताबें खरीद के दी, कहानी की किताबें, और मैंने कहा कि ये तुम स्टोरी बुक्स पढ़ो। देखिए, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के थ्रू आपके प्रश्नों के उत्तर हम बिना आपके प्रयास के दे देंगे, तो आपकी वो मेंटल फैकल्टी ग्रो नहीं करेगी, आपका मेंटल मोटर एक्टिवेट नहीं होगा जो आपको सोल्यूशन तक ले जाता। तो जब बने बनाए सोल्यूशन होंगे और जीवन संग्राम आपको ऐसे प्रश्न देगा जिसका उत्तर आपको स्वयं खोजना पड़ेगा। तो इस आधुनिकता का मेल इस व्यवस्था से, जिसमें आप स्वयं के प्रयास से अपना परिणाम खोजने की मादा डेवलप करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक बात है। अच्छा मित्रों, हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब शिक्षा की बात होती है, उच्च शिक्षा की बात होती है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं वो कहीं ना कहीं रैंकिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पूरे देश में जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति और उसका भविष्य क्या देखते हैं आप? सर, मैं तो इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी था और मैं वहां पढ़ाया भी। हम शिक्षा को उसी दृष्टि से देखते थे ज्यादा। राज्य विश्वविद्यालयों में जितना काम हो रहा है, इसको शायद और ज्यादा पब्लिसिटी और कम्युनिकेशन की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया और
आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों से और देश के बड़े नामचीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बहुत आगे उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने उसके आलोक में अपना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क चेंज किया। इसी तरह से राज्य स्तर पर 2021-22 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में काफी हद तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट हुई। अभी मैं जब दिल्ली गया था और मैं कुछ बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो हायर एजुकेशन के पुरोधा हैं, तो जब हम उनको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना काम हुआ, 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट ऑलरेडी हो गई है, चाहे वैल्यू एडेड कोर्सेज हो, चाहे इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफर्स हो, ये सारी चीजों पे उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो लोगों को अभी ताज्जुब हो रहा है। आज प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी A++ की ग्रेडिंग की है। अभी हमारी KGMU को A+ मिला, MMTU को A ग्रेड मिला। तो आप देखें अभी कुछ वर्ष पहले तक एक A ग्रेडेड यूनिवर्सिटी नहीं थी यूपी में, और आज की तारीख में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, NAC का जो पूरा सिस्टम है तौलने का, वो भी उसके बारे में क्या राय है आप? देखिए, कोई प्रोसेस इवॉल्व होता है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक परीक्षा है या एक परीक्षण है, वो परीक्षण तो यूनिफॉर्म है पूरे देश के लिए, पूरे देश के, बिल्कुल। तो अगर उसी परीक्षा, आप कह सकते हैं कि IAS में पहले 2 ऑप्शनल होते थे, फिर 1 हो गया, अभी 1 को भी हटाने की बात हो रही है, तो उन्होंने सब हटा के ऑप्शनल, वो IAS में भी वही करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब 2 थे सबके लिए 2 थे, 1 था सबके लिए 1, अभी हटा दिया तो सबके लिए हटा दिया। तो परीक्षण की पद्धति तो सेम है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, सेम है। आप उससे डिफरिंग ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन उसी परीक्षण में हम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकें, तो ये हमारा प्रयास चाहिए। बिल्कुल। तो क्या बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस क्या लाने वाले हैं आप लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में? देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू दी, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जिस पवित्र आत्मा की बात मैं मालवीय जी के प्रयासों से स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में कर रहा था, वो एक इकोसिस्टम इन द इंस्टीट्यूशन फॉर एकेडमिक्स एंड रिसर्च अप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बीते 3-3.25 सालों में वो एक अच्छा कार्य हुआ है, जिसमें अब लोग चर्चा करते हैं कि अच्छा तुम्हारा पेपर कितना आया, तुम्हारा साइटेशन कितना आया, इम्पैक्ट फैक्टर कितना था, H इंडेक्स तुम्हारा कितना है, तुमको प्रोजेक्ट मिला कि नहीं मिला, तुमको तो कम मिला, इसको तो ज्यादा मिला। आप यूनिवर्सिटी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अब क्रिटिसाइज भी आप करते हैं कि ये रैंकिंग होनी थी, इतनी ही रह गई। तो टॉक ऑफ द टाउन चेंज हो गया, वो कल्चरल इकोसिस्टम। फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग पर काफी राज्य शासन ने हमारी मदद की, और अब धीरे धीरे मुझे लगता है 1-1.5 साल में हम फाइनेंशियली साउंड स्थिति में हो सकते हैं, जहां हम अपना खर्चा ठीक से निकाल सकें। ब्रांडिंग एक बड़ा, क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं, उसमें 50% तो वेटेज उन ब्रांडिंग और परसेप्शन का ही है। उस ब्रांडिंग के ऊपर नेशनली हम लोगों ने अच्छा काम किया, वो चाहे शताब्दी समारोह मनाया जो बहुत ही ग्रैंड स्केल पे था उस समय, पूरे देश में किसी यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज के 100 साल हो रहे थे, किसी ने वैसा नहीं किया। हम लोगों ने 7 दिन का एक बड़ा उत्सव किया था, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की भी सहभागिता थी। वो फिर वहां से एक्रेडिटेशन, NEP इम्प्लीमेंटेशन से लेके अब हम जो नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग और इंडियन साइंस कांग्रेस के थ्रू यहाँ के ब्रांड में परसेप्चुअल चेंज जो हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट है। पूरे प्रोसेस का ऑटोमेशन, कंप्लीट ऑटोमेशन। आज हमारा एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन तक हर चीज ऑटोमेटेड है। एक बड़ा विषय आता है कि परीक्षा खूब चलती रहती है। मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, आपने मेरे मुंह की बात, या तो आप समझ गए, यू कुड रीड माय माइंड। प्रश्न मेरे मन में यही आ रहा था डॉक्टर साहब कि पूरे साल का ये एक सिस्टम है, एक गोला है, गोल गोल घूमता है, एग्जाम रिजल्ट टाइम टेबल, एग्जाम रिजल्ट टाइम टेबल। तो टीचर्स को रिसर्च करने के लिए वक्त कैसे, जो इकोसिस्टम की बात कर रहे थे आपकी बात कुछ हद तक सही है जरूर, लेकिन अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन आप लोग कम करें। हम इसी एकेडमिक सेशन में हम लोग कुछ ऐसे प्रयास आपको देखेंगे जिससे एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो हम कम कर सकें और बच्चे के एग्जामिनेशन के प्रोसेस से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और ड्यूरेशन भी कम कर सके, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर देने के बाद भी। दूसरे,
जो आपने प्रश्न किया कि इतना लंबा एग्जाम होता है जो टीचर्स का रिसर्च करते हैं जी। हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस और हमारे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो ग्रामीण कॉलेजेस हैं वहाँ पे एजुकेशन और लैबोरेटरी वगैरह का कल्चर थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मुझे लगता है अभी हम लोग 1 साल से जुड़े हैं, धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर आपको परसेप्चुअल चेंज उन डिस्टेंट लोकल्स में जो कॉलेजेस हैं उनमें भी आपको मिलेगा देखने। जी ठीक बात है। तो अवाम की आवाज आप देख रहे हैं, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शो जिसमें आज हमसे बात कर रहे हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय। अगर आप भी हमसे अपने सुझाव शेयर करना चाहते हैं या लखनऊ विश्वविद्यालय के मुतालिक कोई बात हमसे कहना चाहते हैं तो हमारा पता आप नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता अवाम की आवाज, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर है। आप इन दोनों जो हमने माध्यम बताए हैं किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आलोक कुमार राय हैं जिनके पास लखनऊ विश्वविद्यालय का ही चार्ज नहीं बल्कि AKTU का चार्ज भी है। AKTU बहुत उसको A++ तक पहुंचाने के बारे में कुछ कोशिश, कोई प्रयास? नहीं, मैं तो मेरा तो टाइम गैप अरेंजमेंट है वहाँ पे, शायद प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी वहाँ एक फुल टाइम वाइस चांसलर आएंगे। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में आपको बहुत सारे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे क्योंकि एकेडमिक फ्लेवर इन्फ्यूज करने की कोशिश हम जो भी हमको समय मिला है वो हमने किया है कि कंप्लीट अपडेशन ऑफ द करिकुलम ऑफ एंटायर, चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो और मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट का, इन सब के कोर्सेज मुझे लगता है अगले 15-20 दिन के अंदर एकदम एडवांस लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस मिलेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। और उस जब आप अच्छी चीज पढ़ेंगे तो आप जो बड़ी स्पर्धा के लिए जाते हैं बड़ी दुनिया में, वहां के संघर्षों से भी आपको सफलता पाने में मदद मिलेगी। एक और प्रश्न बहुत से मित्रों के दिमाग में आता है, मेरे मन में भी आता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को विवादों से बचाए रहने के लिए कौन सी रणनीति और कौन सी नीति अपनाते हैं आप कि वहां विवादों का काला साया न पड़ने पाए? की वर्ड है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। मैं आपको बताऊं, मैं नया नया आया और हार्डली एक महीने के अंदर एक कोई सज्जन हमसे मिलने आए। मेरे से जो भी मिलने आता तो हम मिलते जरूर हैं। तो उन्होंने कहा साहब RTI में हमको ये EC के मिनट्स चाहिए। तो हमने कहा क्यों, आपको ये वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, आप RTI में मांग रहे हैं? तो कहा नहीं साहब यहाँ कहाँ ये सब पद्धति है। तो मैंने ऑफिस को बुलाया, मैंने कहा FC, EC, AC, एग्जाम कमेटी, एडमिशन कमेटी, सारे मिनट्स वेबसाइट पे डालिए। और इसी तरह से हम लोग हमने करीब करीब 225 नियुक्तियां की हैं। आपको मालूम होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के नियुक्तियों का इतिहास बहुत ज्यादा। हम 225 में एक भी नियुक्ति किसी भी अदालत से कहीं भी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। बड़ी बात। तो ट्रांसपेरेंसी इज द की। हम पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, जिसको कॉल करना है वेबसाइट पे डाल देते हैं। अगर किसी को उससे कोई दिक्कत है तो पहले ही वो क्वेरी करता है, हम उसकी क्वेरी को एड्रेस करते हैं। अगर उसके बात में दम है तो हम उसको अटेंड करते हैं। इस जैसी राजधानी की यूनिवर्सिटी, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, किसी भी प्रदेश की राजधानी की यूनिवर्सिटीज में थोड़े तो हलचल होती है, तो हम लोगों ने हमारी रोस्टरिंग को लेके एक भी कंप्लेंट नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है इज द की। आप पारदर्शी व्यवस्था के से काम करें। भाई, अवाम की आवाज में आज हम मुखातिब रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के युवा कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय से। हम बहुत खुशनसीब हैं कि आपने अपने शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों से आप मुखातिब हुए। आपका हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने घरों में बैठकर अवाम की आवाज कार्यक्रम देखते हैं, हमें चिट्ठी लिखते हैं, हमें मेल करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।